देखने जा रहे हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर इन स्पेस। तो वेक्टर इन स्पेस के लिए मैं एक वेक्टर लिया था ओपी, और ये मेरा वेक्टर है ए, और इस वेक्टर के पी पॉइंट से मतलब हेड से मैं एक्सजेड प्लेन में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो एक्चुअल में मैं पी पॉइंट से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक वाई एक्सिस पे और एक एक्सजेड प्लेन में। और उस दिन मुझे सेंटेंस थोड़ा सा गलत बोला गया था कि दिस इज काइंड ऑफ अ स्क्वायर। इट इज नॉट द काइंड ऑफ अ स्क्वायर, इट इज काइंड ऑफ रेक्टेंगल। इट इज काइंड ऑफ रेक्टेंगल या स्क्वायर? रेक्टेंगल, यस। तो एक्चुअल में ओ एम पी एन में एम पी और ओ एन नहीं रहता है, पैरेलल रहेगा। और सही से आप इमेजिन 3 डायमेंशन में करेंगे तो इट इज काइंड ऑफ दिस वन, इट इज काइंड ऑफ, अगर आप सही से देखेंगे तो ये इट इज काइंड ऑफ ओ एम और एम पी। एक कुछ इस टाइप का है। तो देखिए ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एंगल, ध्यान से सुनिएगा, अगर ए एंगल और ए एंगल 90-90 हो गया तो बाकी दोनों एंगल भी तो 90-90 की रहेगा, है ना। तो किसी भी 4 साइडेड एरिया में, 4 साइडेड जो रीजन है उसमें अगर हर एंगल 90-90 का है तो नहीं तो दिस काइंड ऑफ रेक्टेंगल, एंड रेक्टेंगल इज अ स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। यस, और जब रेक्टेंगल है तो ए लेंथ और ए लेंथ डिफरेंट लेंथ रहेगा या सेम लेंथ रहेगा? सेम लेंथ रहेगा। तो चलिए, और ये तो पता है कि किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करता है देन वेक्टर विल नॉट चेंज। अरे किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं देन वेक्टर विल नॉट चेंज। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, यहाँ तक ये बात तो समझ में आ गया ना। ये डायग्राम में ड्रॉ करने का रीजन ये था कि देखिए एक्चुअल में ये 3 डायमेंशन का डायग्राम था, बट ये 3 डायमेंशन का डायग्राम कुछ इस तरीके का था। ऐसे अगर ड्रॉ करते हैं तो ये समझ में आता है कि एक रेक्टेंगल है, बट इसको ऐसे भी तो रख सकते हैं, तभी तो रेक्टेंगल ही रहेगा, है ना। ऐसे है तब भी रेक्टेंगल है, और इसको ऐसे कर दिए तो उसी तरीके से है। ये एक्चुअल में रेक्टेंगल का ये साइड एक्सजेड प्लेन में था। कौन सा प्लेन में? एक्सजेड प्लेन में। रेक्टेंगल का ओएम जो साइड है वो एक्सजेड प्लेन में था। एनीवे, इन ट्रायंगल OMP, इन ट्रायंगल OMP आप मुझे बताइए कि कौन सा दो वेक्टर एक ऑर्डर में है? और यस, और कौन सा वेक्टर रिवर्स ऑर्डर में है? ओके ओके, तो क्या लिख सकते हैं? वेक्टर A इक्वल टू OM प्लस MP, आया ना। ये हो गया मेरा इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए चलिए देखो मैंने क्या किया। मैंने पॉइंट M से जो मेरा OM वेक्टर था उस M पॉइंट से
मैंने जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। याद रखिएगा फिर से एक बार, ये मेरा पॉइंट एम है और इस एम पॉइंट से जेड एक्सिस पे और एम पॉइंट से एक्स एक्सिस पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, करेक्ट। और इस पॉइंट को मैं नाम दे दिया समथिंग लाइक क्यू और इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने आर। तो आप बताइए, मैंने कहा कि ओ क्यू एम आर इट इज आल्सो द काइंड ऑफ रेक्टेंगल, आया ना। ये कुछ ऐसा है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, ये कुछ इस टाइप का है, ये है x, ये है z और ये है o m और यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर, यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर, और इसका नाम मैं दे रहा हूँ r और इसका नाम दे रहा हूँ मैं q, ठीक है। ये 3 डायमेंशन में ऐसा दिख रहा है, बट इसको 2 डायमेंशन में अगर देखे तो ऐसा ही दिखता ना, देखे तो यहाँ पे, ओके। और किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं, वेक्टर विल नॉट चेंज, तो क्या हम लोग इस वेक्टर को, प्लीज यहाँ देखिएगा, OQ को पैरेलली शिफ्ट करके क्या इसको RM बना सकते हैं? OQ और RM डिफरेंट वेक्टर है, सेम वेक्टर है? सब लोग यहाँ ध्यान देंगे, सेम वेक्टर है। तो इन ट्रायंगल ORM में कौन सा दो वेक्टर एक ऑर्डर में है स्टूडेंट? ओ, तो क्या लिख सकते हैं कि तो और उस कौन सा एक वेक्टर रिवर्स ऑर्डर में है? OM, उसका क्या बोल सकते हैं कि OM इज द रिजल्टेंट ऑफ OR एंड RF, है ना। तो OM इक्वल इज द रिजल्टेंट ऑफ OR प्लस RM। नाउ यहां देखिए, मतलब बताइए OR का डायरेक्शन किधर है स्टूडेंट? OR का डायरेक्शन है लॉन्ग x एक्सिस, है ना। यस, और RM का डायरेक्शन किधर है? यस, पॉजिटिव z एक्सिस। तो क्या हम लोग OM इक्वल टू लिख सकते हैं OR I प्लस RM के, हाँ है ना। ओके, नाउ कम टू द दिस ट्रायंगल OMP। इसमें व्हाट द डायरेक्शन ऑफ MP? बाई एक्सिस। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर A इक्वल टू OM के बदले क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट? OR प्लस RM प्लस MP, हाँ या ना? लिख सकते हैं ना। ओके, और OR क्या था स्टूडेंट? OR था ORI और RM क्या था स्टूडेंट? RMK और MP क्या रहेगा स्टूडेंट? MPJ। वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर A इक्वल टू ORI प्लस MPJ प्लस RMK। और कार्टेशियन सिस्टम में स्टूडेंट मैक्सिमम किसी वेक्टर का कितना कंपोनेंट होगा? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि किसी वेक्टर का कितना जिनका भी ऑडियो आसपास में डिस्टर्ब होता है वो थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि किसी वेक्टर का कितना कंपोनेंट होता है, ऑब्वियसली किसी वेक्टर का इनफाइनाइट कंपोनेंट होता है। मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कार्टेशियन सिस्टम में मैक्सिमम कितना कंपोनेंट रहेगा? तो कार्टेशियन सिस्टम में मैक्सिमम कितना कंपोनेंट रहेगा? 3 कंपोनेंट रहेगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम?
नहीं। अब देखिए, आप बताइए प्लस आई को छोड़कर जो बचता है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एक्स कंपोनेंट। और प्लस जे को छोड़कर जो बचता है उसको क्या बोलते थे? वाई कंपोनेंट। अब प्लस के को जो छोड़कर जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे? जेड कंपोनेंट। यस, तो क्या वेक्टर ए को आज के बाद अगर वेक्टर 3 डायमेंशन में रहेगा तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? ax i ay j प्लस az के। हाँ है ना? इसको मैं प्रूव कर दिया, ठीक है। और आपका हर वेक्टर एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, बिकॉज आपको बोला गया है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इसका दूसरा नाम है कार्टेशियन कंपोनेंट। तो देखिए यहाँ पे जितना भी वेक्टर है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, तो ए था आर एम और ए था क्यू एम। तो बोलिए क्यू एम आर एम एक दूसरे नहीं था परपेंडिकुलर, है ना? ए लाइन और ए लाइन परपेंडिकुलर, और इस लाइन पे क्या ए लाइन परपेंडिकुलर नहीं था? एमपी यहाँ पे जो था तो एक्चुअली एमपी तो ऐसे ही था ना। इसका मतलब एमपी क्या देखिए, आपको बताया था ना, ए लाइन क्या इस लाइन पे परपेंडिकुलर है या नहीं है? ए लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर, ए लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर है ना? ये विजुअल आपको पहले ही बता चुके हैं। कोई भी अगर मान लेते मार्कर मेरा व्हाइट बोर्ड पे परपेंडिकुलर, मार्कर अगर मेरा व्हाइट बोर्ड पे परपेंडिकुलर है तो इस व्हाइट बोर्ड में एग्जिस्ट करने वाला इनफाइनाइट लाइन, कोई भी लाइन पे मार्कर परपेंडिकुलर ही होगा, है ना? तो अगर मेरा ए लाइन एक्सजेड प्लेन पर ए लाइन एक्सजेड प्लेन पर परपेंडिकुलर है तो इस एक्सजेड में एग्जिस्ट करने वाला हर लाइन पे वो लाइन परपेंडिकुलर होगा। तो दिस लाइन एंड दिस लाइन इज दिस लाइन एंड दिस लाइन एग्जिस्ट इन द एक्सजेड प्लेन, और ए लाइन किस प्लेन पे परपेंडिकुलर था? एक्सजेड प्लेन पे परपेंडिकुलर था, करेक्ट? बस ये 3 डायमेंशन में था, इसलिए हम लोग को एक जुलाई नहीं हो पा रहा था। एनीवे, तो इसका मतलब है कि अब यहां से अगर समझ गए देन फाइन, ये आपको प्रूफ एग्जाम में आएगा नहीं। आज के बाद कार्टेशियन सिस्टम में अगर कोई भी वेक्टर अगर स्पेस में है तो क्या इस वेक्टर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? a = xi + ayj + az के, है ना? ओके, लिख सकते हैं। नाउ यहां देखिए ट्रायंगल OMP क्या राइट एंगल ट्रायंगल है स्टूडेंट? है ना? और राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं? तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं? हाइपोटेन्यूज = b² + है ना? OM² + MP²। यहां तक को समझ में आ गया? नाउ ये बताइए आपका जो ट्रायंगल OMR ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है? राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हम लोग OM² = लिख सकते हैं? OR² + RN², है ना? और OR बोले या QM बोले अलग बात है, सेम बात। चलिए, तो OR² + RN², तो क्या इस इक्वेशन में, इक्वेशन 3 में OM² के बदले क्या ये दोनों पुट कर सकते हैं स्टूडेंट? इक्वेशन 3 में OM² इसके बदले क्या ये दोनों पुट कर सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 कर सकते हैं ना? तो A = यहां लिखना है फ्रॉम 3rd एंड 4th,
फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ a इक्वल टू क्या हो जाएगा, OR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर, और OR क्या है स्टूडेंट, बोलिए सर, AX, OR क्या है AX, और MP क्या है स्टूडेंट AY, और RM क्या है स्टूडेंट AZ। यस, तो यहां देखिए, इसका यहां तक आ गया, यहां तक इसको प्रॉब्लम नो। तो नाउ क्या हम लोग a इक्वल टू a लिख सकते हैं, ax का स्क्वायर, और इसका नाम क्या था az ना, az का स्क्वायर अब प्लस ay स्क्वायर इंप्लाई, देखिए अगर बाकी क्लास में, अगर ऑफलाइन क्लास में आप रहते तो डैम श्योर मैं लिखता और आपको डायरेक्ट बोलता। देखिए जैसे y कंपोनेंट रिएक्शन कंपोनेंट के लिए x स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर अंडर रूट होता है, तो वैसे ही मैं आपको कॉन्फिडेंस में लेकर बोलता कि आप ax ay और az रहेगा तो डायरेक्ट कैसे लिख दीजिएगा। बट ऑनलाइन क्लास है तो आई विल ट्राई कि और भी ज्यादा एफर्ट लगाया जाए। ऑफलाइन में डैम श्योर इतना टाइम देता ही नहीं, 5 मिनट में कहानी खत्म कर देते कि हाँ देखिए ऐसे होगा, करेक्ट। बट अभी हर एक चीज को आई विल ट्राई मैं प्रूफ करके आपको विजुअलाइज कर दें, क्योंकि आप मुझसे दूर है, घर पर बैठ के पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा भी मुझे लगता है कि थोड़ा भी कम्युनिकेशन गैप नहीं लगना चाहिए। तो अब तो आपको फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया कि अगर 3 डायमेंशन में कार्टेशियन सिस्टम में कंपोनेंट है तो किसी भी वेक्टर को हम लोग ax i plus ay plus az के लिख सकते हैं। जैसे 2 डायमेंशन में था तो a इक्वल टू ax i plus ay j लिखते थे, वैसे ही 3 डायमेंशन में रहेगा तो क्या लिखेंगे ax i plus ay j plus az k, हाँ या ना। और जैसे यस, और जैसे 2 डायमेंशन में था तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इक्वल टू रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर होता था, वैसे ही 3 डायमेंशन में क्या होगा रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? बढ़िया से पढ़ते रहिएगा, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तो वैसे ही टेस्ट ले लिया जाएगा चैप्टर वाइज का। भी आपका एक चैप्टर वाइज का टेस्ट होगा। जैसे प्रोग्रेशन खत्म हो गया है ना, तो सर जहां जहां से बोले वहां से कवर कीजिए। टेस्ट पेपर ऑलरेडी प्रोग्रेशन का बन चुका है और उसमें देखना है कि किनका सबसे ज्यादा मार्क्स आता है, नहीं समझे? सुन रहे हैं? ओके, मुझे लगा कि टेस्ट के नाम से गायब हो गए थे। वैसे लिविंग पार्ट भी खत्म हो गया है गलती से, नहीं? यस, तो लिविंग पार्ट का असाइनमेंट मिला है, नहीं मिला है? हाँ, तो जिनको असाइनमेंट नहीं मिला है तो वो स्टूडेंट एक काम तो पहले एक कीजिए कि इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं है, और अगर पॉसिबल है तो अपने पेरेंट्स को कैटलिस्ट का ऑफिस में भेज दीजिएगा। ऑलरेडी 11th और 12th क्लास हर चैप्टर का असाइनमेंट हार्ड कॉपी बुकलेट बनाकर बायोलॉजी का रखा हुआ है, उसको यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे, होगा। फिर उसमें हमसे मांगने का रिक्वायरमेंट ही नहीं होगा, सब उसमें A to Z है। तो लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब उनसे पूछने का रिक्वायरमेंट ही नहीं होगा। अब प्लस आपको बायो का बुक का फोटो खींच कर भेजे थे,
क्या क्या लेना था, मैं बता रहा हूं। एक फिंगर टिप्स होगा, एक था फिंगर टिप्स लिखा हुआ था एम, इसका कौन सा पब्लिकेशन का, एनसीईआरटी ऑफ फिंगर टिप्स, ये था। ये किसका पब्लिकेशन का था फिंगर टिप्स, दिशा पब्लिकेशन ऑफ फिंगर टिप्स क्या, मैं फोटो किसको इंक्लूड दिया हूँ। एक मास्टर द एनसीईआरटी, एक मास्टर द एनसीईआरटी, वो अरिहंत का था। और फिंगर टिप्स बहुत फेमस बुक है, उसको भी बनाना है। एक बार मैं बायो ग्रुप में पूरा 11th कॉमन ग्रुप में आज मैं डिस्कस कर दूंगा। जो भी फोटो खींच कर भेजे हैं वो समझे कि इंडिया में नीट का जो भी तैयारी करते हैं सब लोग बनाते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। अगर a इक्वल टू है -2i प्लस 3j माइनस 4k, तो बोले इसका x कंपोनेंट क्या है, फर्स्ट y कंपोनेंट, z कंपोनेंट, इसका मैग्नीट्यूड -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, हाउ मच, 4 प्लस 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा, रूट ओवर 29। अब यहां देखिए, इस केस में आपको 2 डायमेंशन में कंपोनेंट ब्रेक करने का मैं एक फॉर्मूला दिया गया है, x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू a sin थीटा। बट एक फार्मूला क्या आपको यहाँ पे हेल्प करेगा, वो फार्मूला का लिमिटेशन है। उस फार्मूला से x इक्वल टू a cos थीटा और ay इक्वल टू a sin थीटा से हम लोग 2 डायमेंशन में ही कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, आया ना, सिर्फ 2 डायमेंशन, not that formula is not for 3 dimension, okay, this is the limitation of that formula, क्योंकि x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू a sin थीटा, तो वो वहां तक ही रहेगा। लेकिन अभी तो अगर सपोज कीजिए कि मेरा वेक्टर 3 डायमेंशन में है स्टूडेंट, प्लेन में ना रह के किसमें है, 3 डायमेंशन में है। अब तक मुझे चाहिए x ay az, क्या चाहिए स्टूडेंट, x ay और az, और अल्फा इज द एंगल बिटवीन, सब लोग लिखते रहिएगा, अल्फा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड पॉजिटिव x एक्सिस, बीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड पॉजिटिव y एक्सिस। ये अगर मैं मेंशन कर दिया, एंड गामा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड पॉजिटिव z एक्सिस। चलिए अब यहां देखिएगा, तो यहाँ पे ये फार्मूला x इक्वल टू a cos थीटा और ay इक्वल टू a sin थीटा से हम लोग का काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये फार्मूला पार्टिकुलरली कब किसके लिए वैलिड था, ये फार्मूला वैलिड था यस जब मेरा वेक्टर 2 डायमेंशन में था, लाइक xy प्लेन yz z व्हाटएवर, बट यहाँ पे मेरा वेक्टर है 3 डायमेंशन में,
तो इस केस के लिए, बट व्हाट अबाउट दिस फार्मूला, एक और भी तो फार्मूला था, याद है? और इस फार्मूला के हेल्प से, with the help of this formula, we can resolve the component of vector in how many direction? We can resolve the component of vector in infinite direction, right? Yes. तो अगर इस फार्मूला के हेल्प लें स्टूडेंट, तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे? x इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड cos और एंगल बिटवीन, yes, angle between your given vector and required direction. Required direction तो क्या लिखेंगे? x इक्वल टू a cos अल्फा, है ना? In similar fashion, what about ay? क्या ay को लिख सकते हैं? a cos गामा, सॉरी a cos बीटा, और इन सिमिलर फैशन az को लिख सकते हैं a cos गामा, है ना? ठीक तो है? a cos अल्फा, a cos बीटा, a cos गामा, राइट? कहां प्रॉब्लम हुआ? ठीक है, देखिए, नहीं किसी को भी डाउट है तो a था z एक्सिस, तो a तो ये az इक्वल टू क्या लिखेंगे? a cos और एंगल बिटवीन योर गिवन वेक्टर एंड रिक्वायर्ड डायरेक्शन, है ना? गिवन वेक्टर एंड रिक्वायर्ड डायरेक्शन। कुछ स्टूडेंट लग रहा हो सर तो 180 है, 180 नहीं है स्टूडेंट, यहाँ देखिएगा, ये 3 डायमेंशन वीडियो बना रहा है। ओके सौरभ, थोड़ा देर लीजिए वीडियो का। तो देखिए स्टूडेंट, x इक्वल टू a cos अल्फा, ay इक्वल टू a cos बीटा और az इक्वल टू a cos गामा लिख सकते हैं। ओके, लिख सकते हैं। और यहां देखिएगा, क्या यहां से हम लोग cos अल्फा इक्वल टू एक्स वाई ए लिख सकते हैं? वेरी गुड। और cos बीटा इक्वल टू एक्स वाई ए बाई वाई, वेरी गुड, ए बाई वाई है। और cos गामा इक्वल टू ए, इसको एक बॉक्स में कर लीजिएगा, ठीक है? अब बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का रूट को आप क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मैग्नीट्यूड ऑफ ए। और क्या हम लोग यहाँ पे अगर अल्फा बीटा गामा दिया रहेगा, इफ अल्फा बीटा गामा आर गिवन, तो क्या यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए लिख सकते हैं? ए कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस ए कॉस बीटा का स्क्वायर प्लस ए कॉस गामा का स्क्वायर, है ना? वेरी गुड। और जब ए लिख सकते हैं तो यहाँ पे इसमें से कौन क्या कॉमन बाहर आ जाएगा? डू इट फास्ट। ए बाहर आ जाएगा, नहीं? ए स्क्वायर बाहर आएगा तो ए रहे बचे, ए स्क्वायर जब बाहर आएगा तो ये बचेगा ना, रूट के बाहर। तो क्या ऐसे इसको लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, आया ना? और दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट? यस, 1 होगा। इसका मतलब आज के बाद, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी बहुत सारा प्रॉब्लम बनता है, मेरे असाइनमेंट में मिलेगा ही मिलेगा।
इसका मतलब है कि आज के बाद कोई वेक्टर अगर स्पेस में है तो उस वेक्टर का अगर अल्फा और बीटा दे दें, उस वेक्टर का अल्फा और बीटा दे दें, अल्फा और बीटा देने का मतलब अल्फा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड बीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो क्या गामा हम लोग को निकाल लेंगे इस इक्वेशन से? तो ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा जिसमें अल्फा और बीटा दिया रहेगा, गामा नहीं दिया रहेगा। तो ये नहीं बोलना है कि सर क्वेश्चन इज इनसफिशिएंट, मतलब इनकम्प्लीट, मतलब उसे इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। इंफॉर्मेशन कंप्लीट ही है। ये इक्वेशन तो थ्योरी का पार्ट हो गया ना। इक्वेशन इसका मतलब है कि किसी वेक्टर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उस एंगल का ये आपस में रिलेशन है, हाँ है ना। अल्फा बीटा एंड गामा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर है विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो वो आपस में कैसे रिलेटेड है? इस तरीके से रिलेटेड है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू व्हाट? 1। करेक्ट। अब इसी को देखिए, इसी को क्या किया जाएगा, इसी को अब ऑब्जेक्टिव में आपका इक्विलिब्रियम टेस्ट करने के लिए साइन के फॉर्म में दिया रहेगा। तो क्या यहां से इसको साइन के फॉर्म में, साइन के फॉर्म में, साइन के फॉर्म में नहीं लाएंगे? कॉस स्क्वायर अल्फा को तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, हाँ है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा। 3 माइनस ब्रैकेट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। और 3 इधर है, 1 इधर है, तो कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2, है ना। तो वो भी एक आप कर सकते हैं। मान लेते हैं कि कोई आपका इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए इसके बदले ऐसे दे दिया, आप पूछेगा कि ये सही है या नहीं है, तो बोलना है कि इसमें कोई भी बड़ा काम नहीं किया हुआ है, ओरिजिनल ये था, और इसी को साइन के फॉर्म में लाइएगा तो यही बचेगा ना, हाँ है ना। ओके। और देखिए आज के बाद कोई भी वेक्टर 3 डायमेंशन में दिया हुआ हो स्टूडेंट, 3 डायमेंशन में और कार्टेशियन सिस्टम में, तो क्या वहां से आप अल्फा निकालेंगे? और तब मैं पूछूंगा फाइंड आउट द एंगल बिटवीन वेक्टर एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो क्या इस फार्मूला से निकाल लेंगे? एक्स इक्वल टू ए कॉस अल्फा, है ना। चलिए याद रखिए, a इक्वल टू 3i माइनस 4j प्लस 2k। अब सब इसमें पहला क्वेश्चन, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना? डू इट फास्ट। अच्छा फिर से अच्छा ओके 29 ही आ गया। चलिए कोई बात नहीं है, -4 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, हाउ मच? √29। सेकेंड क्वेश्चन है कॉस अल्फा बताइए, अल्फा बताइए। अल्फा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो कॉस अल्फा इक्वल टू क्या लिखिएगा स्टूडेंट? एक्स बाई ए, और एक्स कितना है स्टूडेंट? 3, और ए कितना है?
वेरी गुड। यहाँ देखिए और बताइए कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, और जो भी ऑब्जर्व किया उसको बताइए कि मैंने सर ये ऑब्जर्व किया। हाँ बोलिए। क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, यूनिट वेक्टर नहीं है, यूनिट वेक्टर ये होता है, आप देखोगे यूनिट वेक्टर के लिए मैं कंपोनेंट के फॉर्म में नहीं दिया था, पूरा ऐसे दिया था। नहीं, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि ये साइन पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव। इसका मतलब मैंने ऑब्जर्व किया कि डैम श्योर पॉजिटिव एक्स एक्सिस और वेक्टर ए के बीच में एक्यूट एंगल बन रहा होगा, है ना? क्योंकि देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्स का मतलब, फिर से एक बार, एक्स का मतलब यही होता है ना, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसका मतलब एक्स में पॉजिटिव एक्स एक्सिस को आपको फिक्स रखना है और वेक्टर ए को चेंज करना है। नहीं, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को फिक्स कर रहे हैं और वेक्टर ए को चेंज कर रहे हैं, और इस केस में आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से किसी वेक्टर का, मैं बोलूंगा देखिए इस लाइन को, अगर आपको कोई बोल देगा कि इस लाइन को भाई एकदम फिक्स कर देना है, क्या कर देना है? इसको छेड़छाड़ नहीं करना, इसको फिक्स कर देना है, यहां से दूसरा लाइन को शुरू करना है, और उसके बाद बताना है कि मैक्सिमम और मिनिमम एंगल क्या होगा। तो नहीं लगता है कि मैक्सिमम मिनिमम एंगल 0 और मैक्सिमम 180। दैट्स वाई यहां पे कॉस अल्फा इस फार्मूला में, याद है ये इक्वल टू ए कॉस थीटा का फार्मूला पढ़ाए हैं आपको, हाँ या ना? इसमें थीटा का वेरिएशन कहां से कहां तक था स्टूडेंट? यस, तो यही तो ये फार्मूला था, ये दूसरा फार्मूला है, यही फार्मूला है जहां से कॉस अल्फा इक्वल लिखे हैं। यही फार्मूला है, तो इसमें जो फार्मूला है, इसमें जो अल्फा आएगा नहीं तो वो अल्फा 0 से 180 के बीच का ही रहेगा। वो अल्फा 0 से 180, और अगर वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो कितना बढ़िया हो गया, वैल्यू पॉजिटिव, डैम श्योर एंगल एक्यूट बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा? एक्यूट, बिकॉज 0 से 90 के बीच में कॉस अल्फा का, कॉस का साइन पॉजिटिव होता है, और 90 से 180 के बीच में कॉस का साइन निगेटिव होता है। इसका मतलब है कि अगर एक क्वेश्चन दे दिया जाए और तब पूछा जाए कि वेक्टर ए का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल एक्यूट रहेगा या ऑब्ट्यूज रहेगा, तो यहाँ पे कॉस अल्फा निकालेंगे। अगर साइन पॉजिटिव आ गया मतलब अल्फा क्या है? एक्यूट एंगल है। नहीं, अब सेकेंड क्वेश्चन, अगर कॉस बीटा पूछेंगे तब क्या बोलिएगा? माइनस साइन क्या है? निगेटिव। इसका मतलब है कि यस वेक्टर ए पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? एक्यूट या ऑब्ट्यूज? एक्यूट। नहीं, कोई बात नहीं, तो नहीं रहता कि एंगल 90 से 180 के बीच में रहेगा, मतलब ऑब्ट्यूज रहेगा। सिमिलरली देखिए, ये एक्चुअली है कुछ नहीं, ये आप भी ऑब्जर्व कर सकते थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता और कहीं असाइनमेंट में रहेगा क्वेश्चन, तो उस टाइम पे दिमाग काम करेगा। ऐसे कोई बोलता है ऑब्जर्व कीजिए तो नहीं होता है। अब एक्चुअली अब कोई पूछेगा, देखिए हम लोग का क्या होता है ना कि जैसे जैसे एज होता है तो थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर कम हो जाता है। अगर सपोज कीजिए कि आप किसी छोटा सा बच्चा से पूछिएगा जो जस्ट 1 के नीचे वाला केजी में है, लाइक LKG, UKG या कौन कौन सा केजी होता है, तो उसमें को अगर बोलिएगा कि देखो ये क्या है, यहाँ देखिएगा ये क्या है, तो बहुत सारा बात बोलेगा। ये लड्डू है, रसगुल्ला है, एप्पल है, करेक्ट, अर्थ है, सन है, ब्रह्मांड है ना? इमेजिन
लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट कुछ पूछे क्या है, 0। बहुत अगर हिम्मत करेंगे तो क्या बोल देंगे, सर इट इज़ 0। और यही होता भी है, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा हो जाता है। तो दैट मतलब थोड़ा सा हम लोग कोई बोलेगा ऑब्जर्व करना है तो ऑब्जर्व, जैसे मैं बोलता हूँ क्या ऑब्जर्व किए, तो मैं बोलता हूँ क्या कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो सोचना है, लेकिन नहीं भी बता पाता है तो कहीं ना कहीं आप बोल पाएंगे। और वो बोल पाएंगे जब क्वेश्चन का डिमांड होगा। किसका डिमांड होगा, यही क्वेश्चन में अगर मैं बोलता कि अल्फा इस एंगल में, इस केस में एंगल अल्फा मिलता वो एक्यूट या ऑब्ट्यूज, तब आप डैम श्योर बोलते हैं कि सर एक्यूट रहेगा। लेकिन बोले कि क्या ऑब्जर्व किए, तब नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे जस्ट इसको, तो इस एक्चुअली कहीं ना कहीं मुझे इस टाइप का क्वेश्चन मिला है जिसमें मुझे एंगल अल्फा बीटा गामा के बारे में पूछा गया है, एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, तो उसको यहाँ से आंसर देना है, हाँ या ना। यहाँ से अब तो हो जाएगा ना, ओके। तो नहीं लगता है कि ए इक्वल टू ए कॉस थीटा का जो फार्मूला है वो बहुत काम का है। वो किसी वेक्टर को 3 डायमेंशन के कार्टेशियन सिस्टम में हम लोग उससे कंप्लीट ब्रेक कर सकते थे। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। सिर्फ मैं अगर यही पढ़ा कर आगे बढ़ जाता और ए फार्मूला पे बात ही नहीं करते, बहुत स्मार्टली इसको छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, तो क्या यहाँ पे आप 3 डायमेंशन में एक्स इक्वल टू ए कॉस अल्फा, ए वाई इक्वल टू ए कॉस बीटा और ए जेड इक्वल टू ए कॉस गामा, क्या हम लोग लिख पाते हैं? नहीं लिख पाते। अब देखिए स्टूडेंट, सपोज कीजिए कि किसी वेक्टर, किसी पार्टिकल का पोजीशन, और 3 पोजीशन बोल रहे हैं, नॉट वेलोसिटी, पोजीशन 3 डायमेंशन में बताना है। तो 2 डायमेंशन में अगर बताना रहता था कार्टेशियन सिस्टम में तो एक्स वाई लिखते थे। 3 डायमेंशन में अगर बताना रहेगा तो क्या लिखेंगे? अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स है, वाई है, जेड है, तो आर इक्वल टू क्या लिखना है अब यहाँ पे? एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। यस, अच्छा। अब अगर कोई पूछेगा 3 डायमेंशन में डेल्टा आर क्या हो जाएगा? 3 डायमेंशन में डेल्टा आर, तो डेल्टा आर, तो देखिए एक स्मार्ट वर्क ये है, डेल्टा आर का मतलब ये सबको पता है कि सर फाइनल आर माइनस इनिशियल आर, यही ना। बट आप इसको बहुत स्मार्टली ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि सर डेल्टा आर बोले हैं तो आर के आगे डेल्टा लगा दिए, तो यहाँ पे आर है और आर का मतलब क्या लिखे हुए हैं स्टूडेंट? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आप बहुत स्मार्टली लेफ्ट साइड में डेल्टा लगाए हैं तो राइट साइड में भी डेल्टा लगा दीजिए, ऐसा भी तो कर सकते हैं, हाँ या ना। आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, मैं बोला कि टेकिंग डेल्टा बोथ साइड, टेकिंग व्हाट, बोलिए मेरे साथ, टेकिंग बोथ साइड। और डेल्टा का मतलब चेंज, डेल्टा का मतलब इसी को बोलेंगे टेकिंग चेंज बोथ साइड, टेकिंग व्हाट, यस। तो अगर चेंज, तो इसका मतलब है कि इधर भी डेल्टा तो इधर भी डेल्टा। अब इस ब्रैकेट को अगर ओपन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एक्स आई, हाँ या ना, डेल्टा वाई जे और डेल्टा जेड के, करेक्ट। यहां तक आइए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन से इसका फायदा कहाँ पे होगा? इसका फायदा होगा, सपोज करें कि कोई पार्टिकल P1 से मूव किया। अब P1 का कोऑर्डिनेट है x1 y1। आप लोग का बिल्कुल लर्निंग प्रोसेस है, यहाँ देखते रहिएगा। x1 से मूव कर पॉइंट P1 से पॉइंट P2 पे गया, x2 y2 एंड z2। क्या हो गया स्टूडेंट? x2 y2 एंड z2। तब पूछेंगे कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर जैसे ही बोलेंगे तो आप बोलेंगे सर कुछ नहीं, फाइनल पोजीशन माने इनिशियल पोजीशन है ना। और फाइनल पोजीशन के लिए स्टूडेंट क्या ये हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा आर। आप लोग को दिखाई पड़ रहा है, मैं थोड़ा कॉर्नर में लिख रहा हूं। ओके, तो डेल्टा आर के लिए क्या हम लिख सकते हैं x2i प्लस y2j और प्लस z2k माइनस x1i प्लस y1j और प्लस z1k। और i को i के साथ, हाँ है ना, i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ। यस, तो डेल्टा आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 i y2 माइनस y1 j और z2 माइनस z1 k, हाँ या ना। और x2 माइनस x1 क्या है स्टूडेंट? बोलिए चेंज इन x, मेरे साथ बोलिए चेंज इन x। तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे प्लस डेल्टा जेड के, है ना। तो नहीं लगता कि सर इतना जो लाइन हम लोग लिख लिए उससे बढ़िया था कि एक ही लाइन में मेरा काम चल जाता, टेकिंग डेल्टा बोथ साइड बोलकर। ए लिखना और ए बात यहां से यहां तक आना डिफरेंट बात है, सेम बात। तो इसमें कौन सा काम ज़्यादा स्मार्ट वर्क रहेगा, 2 लाइन वाला या 4 लाइन वाला? ये तो हुआ कि एकदम बिल्कुल फील लेकर काम कर रहे हैं। ओके, R2 माइनस R1, R2 के सर x2i प्लस अच्छा लग रहा है, x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस x1i प्लस y1j प्लस z1k। फिर बोल रहे हैं i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ। तो ये ठीक है लर्निंग प्रोसेस के लिए, बट कभी अब थोड़ा सा जगह कम दिया हुआ है नीट के पेपर में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बहुत कम रफ वर्क के लिए पेज दिया गया, या कैटलिस्ट के, तो कैटलिस्ट का अगर टेस्ट देते रहते तो यहाँ तो पूरा लिखा हुआ है। तो ऐसे टेस्ट पेपर में इतना क्वेश्चन रहता है, थोड़ा सा रफ वर्क रहता है यहाँ पे, और इतना में ही सब कुछ ABCD लिखना है, कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन करना है तो वहाँ पे जैसे मैं आपके जगह पे अगर रहता, टेस्ट में बैठा रहता और पेज कम है तो मैं तो करता था एक बार पेंसिल से लिख लिया और उसमें दोबारा पेन से लिख लिया। किससे? एक बार पेंसिल से, पेन से, और एक बार ब्लू पेन से, फिर से ग्रीन पेन से, उसी जगह में सब कुछ करना है। हो जाएगा ना? अब तब बताइए, और ये क्या बार बार बोलना पड़ेगा? हालांकि मैं बार बार बोल रहा हूं, चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो नहीं था डी यहाँ पर डेल्टा आर है, और डेल्टा आर क्या है 3 डायमेंशन में? डेल्टा एक्स आई डेल्टा वाई जे प्लस डेल्टा जेड के। और यहाँ पे चेंज इन आर का मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट। तो क्या चेंज आर का मैग्नीट्यूड तो नहीं लेता है डेल्टा आर डी का एक्स कंपोनेंट डेल्टा एक्स है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एक्स का स्क्वायर डेल्टा वाई का स्क्वायर और प्लस डेल्टा जेड का। इट इज समथिंग लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, हाँ या ना। कोई भी वेक्टर अगर 3 डायमेंशन में आई जे के तीनों कंपोनेंट के फॉर्म में है, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट तीनों है, तो उसका मैग्नीट्यूड के लिए यही लिखते हैं ना, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर, हाँ या ना। वैसे ही डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड के लिए लिखेंगे डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड का स्क्वायर। करेक्ट?
यहाँ देखिएगा, सॉल्व कीजिए। हाँ बोलिए। तो इसको क्या पढ़ते हैं, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है, हाँ या ना। आई इसके लिए वेक्टर ए डिवाइड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, हाँ या ना। और वेक्टर ए डिवाइड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड के लिए 1i 2j माइनस 3k डिवाइडेड बाय रूट ओवर कितना, 13, शायद 14 रहेगा नहीं। तो u यस तो ये हो जाएगा 1 बाई रूट ओवर 14 i अब प्लस 2 बाई रूट ओवर 14 j अब माइनस 3 बाई रूट ओवर 14 k। देखिए तो आप लोग का भी तो यही आया होगा। ओके, तो बहुत टफ था यूनिट वेक्टर निकालना, और यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड तो डैम श्योर 1 आएगा ही आएगा, या इसमें कोई शक है। एक बार तो क्रॉस चेक करके बताए थे ना, इसका एक बार मैग्नीट्यूड निकाल के देख लीजिए, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, हाँ या ना। नाम ही यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड तो पहला बात तो मैग्नीट्यूड 1 होगा ही होगा, करेक्ट। चलिए, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पहला क्वेश्चन ये था कि फाइंड यू ए, और सेकेंड क्वेश्चन रहता इसी में फाइंड यू ए एक्स, मतलब उस यूनिट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, ये भी तो पूछ सकते हैं। यस, 1 बाई रूट ओवर 4 यू ए एक्स क्या रहता, 1 बाई रूट ओवर 14 रहता, और यू ए वाई कितना रहता, 2 बाई रूट ओवर 14, और यस और यू ए जेड क्या होगा, माइनस 3 बाई रूट ओवर, यस। पता नहीं हर डायरेक्शन का एक रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्शन रहता है जिसका नाम देते हैं यूनिट वेक्टर। क्या नाम देते हैं, यूनिट वेक्टर। नहीं, मैं यहाँ तक एक क्वेश्चन जब दिए थे तब तक आपका ऑडियो ऑन था। हाँ, तो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना था, यही होगा ना फार्मूला, ए बाई दिस, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, रूट ओवर 14, हाँ या ना। यहाँ तक समझ में आ गया। सेकेंड मैं बोला था कि अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछा था कि फाइंड आउट द एक्स कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, मतलब यू ए एक्स, क्या पूछा था, यू ए एक्स। तो यू ए तो इतना है स्टूडेंट, यू ए है ना, यू ए तो ये है, तो इसका एक्स कंपोनेंट प्लस आई को छोड़कर, हाँ या ना, बाई कंपोनेंट प्लस जे को छोड़कर, और जेड कंपोनेंट प्लस के को छोड़कर, करेक्ट।
ओके, अब मेरा क्वेश्चन है 153। यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, ये है 0.1, ये है 0.2, और इसको क्या बोलेंगे R1, हाँ या ना? ऐसे क्या बोलेंगे स्टूडेंट R2, और इसे क्या बोलेंगे वेरी गुड, क्या बोलेंगे R21। 2 पे तो हेड है ना और 1 पे टेल है, तो जिस पे हेड रहता है उसका पोजीशन बताते हैं और जिस पे टेल रहता है उसके रेस्पेक्ट में बताते हैं, हाँ या ना? इसका मतलब इस एरो क्या पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 कहाँ पे रहकर, जब ये एरो बता रहे हैं तो यू आर वेयर, यू आर ऑन द ओरिजिन या यू आर ऑन द पॉइंट 1, आप कहाँ पे खड़े हैं, ओरिजिन पे या यहाँ पे? प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं कि इमेजिनरी लाइफ कि सर मैं तो गुवाहाटी में हूँ लेकिन दिल्ली में रहकर सोच रहा हूँ, तो वो इमेजिनरी वर्ल्ड है। रियलिटी में अगर आप इसका ये लिख रहे हैं, इसका मतलब आप पॉइंट 1 पे हैं और यहाँ पे रहकर इसको देख रहे हैं, दैट्स वाई इसको पढ़ते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, हाँ ना? बट इतना बढ़िया जो मैं समझा दिया तो क्वेश्चन ऐसे इतना क्या, क्वेश्चन में आपको समझा कर सोल्यूशन बताया रहेगा। क्वेश्चन में सिंपली ये रहेगा कि दिस इज द पॉइंट 1, दिस इज द पॉइंट 2, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 1, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 2, देन फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। क्या पूछा जाएगा? इस लाइन के अलोंग यूनिट वेक्टर बताना है। क्या बताना है? इस लाइन के अलोंग यूनिट वेक्टर बताना है, करेक्ट। इसका मतलब समझ गया कैसे क्वेश्चन रहेगा? ऐसे रहेगा, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ 2, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ R21, ये पूछा जाएगा। तो नहीं था कि इसका हम लोग यूनिट वेक्टर ऑफ R21 के लिए ऐसे लिखेंगे, तो क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस बाय दिस का मैग्नीट्यूड, हाँ या ना? यही तो फार्मूला था किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखने के लिए, और दिस इक्वल टू क्या लिखते हैं R2 माइनस R1, हाँ या ना? और ये क्या रहेगा R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड, और R2 माइनस R1 को क्या लिख सकते हैं डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे प्लस डेल्टा जेड के, हाँ या ना? और डिवाइडेड बाय ये भी क्या रहेगा डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे प्लस डेल्टा जेड के, हाँ या ना? और दिस इक्वल टू डेल्टा एक्स आई डेल्टा वाई जे प्लस डेल्टा जेड के डिवाइडेड बाय क्या, मैग्नीट्यूड के लिए आप ये लिख सकते हैं डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड के स्क्वायर, हाँ या ना? और यहाँ से अगर ये आप लिख दिए तो यही तो आपसे पूछा गया था, तो बताइए इसका क्या आंसर होगा? डू इट फास्ट। तो डेल्टा एक्स कितना था स्टूडेंट, देखिए तो -3, हाँ या ना? डेल्टा वाई कितना था +2, ये 5 था 5, और डेल्टा जेड कितना था -2, तो क्या हो जाएगा U21 इक्वल टू -3i प्लस 2j और -2k और डिवाइडेड बाय रूट ओवर, बोलिए क्या होगा -3 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, यही तो होना चाहिए। हो गया?
तो क्या अब यूनिट वेक्टर पे क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा? ओके। यहां तक देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। देखिए स्टूडेंट, ये नाम सुने हैं, बुक वगैरह पढ़ रहे होंगे। क्या लिखे हैं देखिए तो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। देखिए अब दोनों नाम का मीनिंग ये है कि कोई दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ध्यान से सब लोग देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तो पता है ना कि दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या हो सकता है? मिनिमम एंगल 0 और मैक्सिमम कितना? एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। यस, तो कोई भी दो वेक्टर दिया हुआ है, थ्योरी चल रहा है अब बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी चल रहा है, इसका बहुत जगह एप्लीकेशन होगा और बहुत बढ़िया से एप्लीकेशन होगा मतलब क्लास 12 तक, क्योंकि वेक्टर सिर्फ वेक्टर चैप्टर का प्रॉब्लम बनाने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, इसका एप्लीकेशन एक्चुअली बहुत जगह मिलेगा। तो दो वेक्टर है तो एक प्रॉपर्टी डिफाइन, ये है डिफाइनिंग इक्वेशन, मतलब इसको डिफाइन किया गया है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट इसलिए दिया रहता है क्योंकि इस ए और बी को जो डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई पूछेगा डॉट प्रोडक्ट क्यों नाम बोल रहे हैं, तो बोलना इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट कोई बोलेगा तो कि इसका दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्यों है, तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर है क्योंकि इसका रिजल्ट जो मिलता है वो एक स्केलर क्वांटिटी रहता है। क्या रहता है स्टूडेंट? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट गिव्स व्हाट? वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी। और फिजिक्स में दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट को ऐसा डिफाइन किया गया है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, जैसे ही बोलते हैं डिफाइन किया गया मतलब ये डिफाइनिंग इक्वेशन है। इस पे जो फर्स्ट टाइम काम कर रहे होंगे ना, जो डिफाइन किए होंगे तो उसी को हम लोग भी कैरी ऑन कर रहे हैं। तो ये नहीं कि हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, ये दिस इज द डिफाइनिंग इक्वेशन। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट? तो देखिए नहीं लगता राइट हैंड साइड का जो क्वांटिटी है वो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि राइट हैंड साइड का क्वांटिटी जो है वो
यूनिटलेस क्वांटिटी है, लेकिन नहीं लगता राइट हैंड साइड क्वांटिटी जो मिला है वो वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है। इसमें कोई हम लोग वेक्टर का फीलिंग आ रहा है? इसका मतलब दो वेक्टर का आज के बाद डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट रहेगा वो ऑलवेज एक स्केलर क्वांटिटी रहेगा। कौन सा क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। अब यहां देखिए स्टूडेंट, अगर आपसे कोई पूछेगा कि दो वेक्टर का, सब लोग यहां देखिएगा, दो वेक्टर का डॉट का जो स्केलर क्वांटिटी मिलेगा उसका साइन पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा क्या होगा, कौन डिसाइड करेगा? यस, क्या ए डिसाइड करेगा? ए डिसाइड नहीं करेगा, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड नेवर बी निगेटिव। यस, इसका मतलब है कि साइन ऑफ ए डॉट बी, साइन ऑफ ए डॉट बी डिपेंड्स ऑन व्हाट? डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ कॉस थीटा, है ना? डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ कॉस थीटा। और देखिए अब बताइए, अगर थीटा का वैल्यू 90 से 0 के बीच में रहेगा स्टूडेंट, कहां से कहां? तो नहीं लगता है कॉस थीटा का साइन पॉजिटिव रहेगा? अब इसका मतलब है कि ए डॉट बी भी पॉजिटिव होगा, आया ना? इसका मतलब अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछ लिया गया कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का साइन पॉजिटिव होगा या पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो नहीं लगता कि बहुत आसान काम था, बस कॉस थीटा का साइन देखना था। जहां जहां पे कॉस थीटा का साइन पॉजिटिव, जहां पे कॉस थीटा का साइन पॉजिटिव, वहां पे ए डॉट बी का साइन पॉजिटिव। तो कहां पे कॉस थीटा का साइन पॉजिटिव? तो जहां पे थीटा एक्यूट एंगल बनाएगा, क्या बनाएगा? एक्यूट एंगल बनाएगा। और अगर थीटा का वैल्यू 180 से 90 के बीच में होगा, कहां से कहां के बीच में होगा? देन कॉस थीटा का साइन निगेटिव होता है, तो ए डॉट बी का साइन क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, थ्योरी थोड़ा ही होता है, उसका एप्लीकेशन वास्ट हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है? और अगर थीटा का वैल्यू एग्जैक्ट 90 डिग्री हो गया, मतलब अगर दो वेक्टर एक दूसरे परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? नॉट निगेटिव, जीरो। क्या होगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, इस पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो क्वेश्चन ऐसा मेरे असाइनमेंट में रहेगा, प्रूव दैट, यहां ध्यान सुनिएगा, ये आपके बोर्ड के, सॉरी बोर्ड तो नहीं, 11th में है ही नहीं, फिर भी स्कूल के एग्जाम में ऐसा आ सकता है, प्रूव दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या प्रूफ करने के लिए रहेगा? प्रूव दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर व्हाट? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ऐसा प्रूफ करने के लिए रहेगा, तो बस ए डॉट बी का वैल्यू निकालिएगा। क्या निकालिएगा? और ए डॉट बी का वैल्यू अगर 0 आ गया, मतलब वहां से क्या प्रूफ हो जाएगा कि दोनों वेक्टर एक दूसरे पे क्या है? परपेंडिकुलर है या ना? इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं कि प्रूव दैट परपेंडिकुलर का, तो क्या करेंगे? ये था सीधा कि ए डॉट बी का वैल्यू 0, मतलब थीटा यहाँ पे क्या है? 90, मतलब ए और बी परपेंडिकुलर है। उल्टा कि अगर ए और बी को परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो क्या ले लेंगे? ए डॉट बी इक्वल टू 0, और ए डॉट बी नहीं, ए डॉट बी इक्वल टू 0, ऐसे ए डॉट बी इक्वल टू 0, इसका मतलब इसका वैल्यू तो यही था ना, इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट? 0। तो कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का माइंड एकदम बिल्कुल ऐसे फटाक से काम करना शुरू करेगा, ओके कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल 90 भी हो सकता है, 270 भी हो सकता है, हाँ या ना? 270 नहीं हो सकता है क्योंकि एंगल 0 से 180 ही है, और 0 से 180 के बीच में एक ही जगह पे 0 होता है, वो है 90 डिग्री। नहीं, तो समझ में आ गया कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा?
अब देखिए स्टूडेंट, तो 3 कंडीशन यहाँ ले लिए, कहाँ पे ए डॉट बी पॉजिटिव रहेगा, कहाँ पे ए डॉट बी निगेटिव रहेगा और कहाँ पे ए डॉट बी 0 रहेगा। ठीक है, अब समटाइम्स ऐसा रहेगा, यहां देखिए सब लोग प्लीज यहां देखिएगा, ए गिवन है और बी भी गिवन है, मतलब ए और बी गिवन है, गिवन का मतलब उसका सब कुछ पता है। ओके, अब तब पूछा जाएगा फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। समझ गए, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो नहीं लेता कि इसको सॉल्व करने के लिए में थ्योरी, इट इज काइंड ऑफ थ्योरी। तो ए डॉट और ए और बी दिया होता है, ए डॉट बी इक्वल टू क्या लिखेंगे स्टूडेंट, ए बी कॉस थीटा, हाँ या ना। तो क्या यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बाई ए बी लिख सकते हैं, और ए डॉट बी और ए क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, ये है यस मॉडुलस ऑफ ए एंड मॉडुलस ऑफ बी। तो यहां से थीटा निकाल सकते हैं। चलिए, तो इसी यहाँ से ही आज और कल का क्लास फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं अभी कल का पूरा क्लास में ए डॉट बी, 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, और इसका फिजिक्स में बहुत एप्लीकेशन होता है, तो इसी पे मैं अभी काम करते रहूँगा। आज का इतना ही। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।